कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईओएस बोर्ड का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 13। ठीक है, ये है न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन। दोस्तों ये चैप्टर जो है कई मायनों में कई क्लासों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, सभी सिलेबस के साथ आप देख सकते हो। जिनका सिलेबस इनसे मिलता है वो टॉपिक को देख सकते हैं और उसको समझ सकते हैं और उससे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आपको पता ही कि त्रिपाण स्टडी सेंटर बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, इसलिए जो है इसको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में जो है आपके समक्ष प्रस्तुत होते हैं। इसमें आपको हिंदी में भी समझाया जाएगा और इंग्लिश में भी समझाया जाएगा। इससे क्या होगा, बच्चों को डबल तरह से समझ में आएगा। यानी जो इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी वो हिंदी में हो जाएगी, जो हिंदी में नहीं होगा वो इंग्लिश में हो जाएगा। तो इतना अच्छा जो है त्रिपाण स्टडी करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, आज जो हम करेंगे न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन, यानी किस तरह जो है इंसानों में जो है पाचन क्रियाएं होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे समझेंगे। और इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के बारे में भी हम करेंगे। इसमें हम इंटेस्टाइन सब चीज़ों के बारे में बहुत विस्तार से जानेंगे। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं, जिसको आपको सोचना भी चाहिए और विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब वीडियो देखिए, पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूं समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो को उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है एनआईओएस बोर्ड का 10+2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है बीए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है एमए के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपाण स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए। ठीक है, तो भूलिए मत, ये करना आपका फर्ज है और मेरा कार्य करना है, आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। the nutrition and digestions. Nutrition and digestion in human beings is the most important topic today. A plant manufactures their own food by the photosynthesis, but animal, including a human, have to take in ready to the made food. Most part of such a food consist of the complex organic molecules, carbohydrate, protein and fat, which have to the break down into the simple form before they can be absorbed into the body. Such a breakdowns of the food and sequentially the absorption of the food constantly occur inside the digestive tract is the alimentary canal. The digestive tract is together with their association with the gland constitute their digestive system. After the study this lesson, you will be able to define the term of nutrition and mention or types of nutrition and draw the level diagram of alimentary canal of cockroach and of human and describe the step of involved to the nutrition of humans: ingestion, digestion, absorptions and assimilations and aggregations, and differentiation between to the intracellular and intercellular digestions of air and tabulate of the organ of digestion, the enzyme that secrete their substrate equivalent to the upon to the enzymes and their end product of formate, and explain the process of food absorption of contained regions of digestive tract, and explain brief their role of hormones in a digestive system, and list some digestive disorder and mention their causing the symptom and reminder. So their lesson is most important.
दोस्तों यहाँ पर जो है पोषण और पाचन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हमारे आज होने जा रहा है। ये टॉपिक जो है आप जरूर देखिए, पूरे पार्ट को देखिए, क्योंकि ये ह्यूमन के रिगार्डिंग है। आपको पता इससे लग जाएगा कि इंसानों में जो प्रक्रियाएं होती है वो किस प्रकार से होती है और हमारे शरीर में कौन सा अंग का क्या फंक्शन है, क्या एंजाइम का रोल है, क्या इसमें हार्मोन का रोल है। तो ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। कहते हैं पौधे में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, उसके बारे में हमने जाना, समझा और बहुत कुछ हमने देखा। लेकिन सभी प्राणी जिसमें जीव मानव भी शामिल है पहले से ही तैयार भोजन करते हैं। आपको पता है पौधे जो अपना भोजन बना लेते हैं और उन्हीं पौधों को जो है इंसान खाता है। और इस भोजन का अधिकांश भाग जो है जटिल कार्बनिक अणु जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसाओं का बना होता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रखता है, जिसका विघटन होना आवश्यक होता है। अगर ये विघटन नहीं होगा तो हमें एनर्जी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि तभी से वे जो है शरीर के भीतर अवशोषित किए जा सकते हैं। खाद्य पदार्थ का यह विघटन और उसके बाद खाद्य पदार्थ के अवयव यानी रचको यानी कॉन्स्टिट्यूशनली का अवशोषण जो है पाचन तंत्र, आहार नाल के भीतर होता है। कहते हैं पाचन क्षेत्र और उससे संबंधित ग्रंथि मिलकर जो है पाचन तंत्र का निर्माण करता है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो इस विषय में हम पूरा चर्चा करेंगे। लेकिन जब आप इस चैप्टर को पूरा देख लोगे तो आपको पता लगेगा, इस चैप्टर का अध्ययन के पश्चात आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, जैसे कि जो पोषण शब्द की परिभाषा कर सकेंगे और उसके विभिन्न प्रकार को बता सकोगे। ठीक है, जो आपके जो कॉकरोचेस होते हैं, तिलचट्टे होते हैं एवं मानव के आहार नाल होते हैं, उसके बारे में आप आरेखित चित्र भी बना सकते हो कि कैसे जो है तिलचट्टे यानी कॉकरोचेस का जो है डाइजेशन सिस्टम होता है, मानव का कैसा होता है। तो इसका भी डायग्राम आप बहुत ही भली भांति बनाने में सक्षम हो जाओगे। ठीक है, मानव के पोषण में अंतहित चरण जैसे कि अंतर्ग्रह, पाचन, अवशोषण, स्वर्गीकरण तथा वल पोषण का भी वर्णन कर सकोगे। यानी जो खाना से स्टार्ट से लेके जो भी जो है वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर निकलता है, उस सारे प्रोसेसिंग के जो है आप अच्छे तरह से जान सकोगे। उसके पश्चात आंतरिक कोशिका या इंटरसेलुलर और आंतरिक कोशिका या इंद्रो सेलुलर पाचन में अंतर कर सकोगे, किस प्रकार इसमें अंतर होता है। साथ में आप जो है पाचन अंग उनके द्वारा स्वेत एंजाइम एवं एंजाइमों द्वारा अभिनियंत्रित पदार्थों और उनमें से निर्मित अन्य पदार्थों के तालिबंद भी कर सकोगे कि इसमें से एंजाइमों में से क्या निकलता है, उसे पाचन में क्या अपना महत्वपूर्ण जो है योगदान देता है। साथ में आप पाचन क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में पोषण तत्व के अवशोषण की प्रक्रिया भी जान सकोगे कि कौन चीज़ को कहाँ जो है अब्जॉर्प्शन होती है। साथ में आप पाचन के विभिन्न हार्मोनों के योगदानों की भूमिका के भी आप जो अवगत हो पाओगे। कहते हैं कुछ पाचन विकार और उनके होने वाले कारण, लक्षण और उपचार भविष्य जान जाओगे। यानी यहाँ पर हम कुछ डिसऑर्डर के बारे में भी बात करेंगे जो पाचन के रिगार्डिंग होती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब देखते हैं कि हमारा पहला टॉपिक आज क्या है। Our first topic is nutrition and digestion. Friend, it is the most important topic, nutrition and digestion. Here, our food contain a number of organic and inorganic constituents to meet their requirement of our body. This food constituent is must be digested to be utilized by our body. The process by which the organism obtain the utilize of food for their growth, development and maintenance is called to nutrition. Friend, what is nutrition? Nutrition is the food for their growth, development and maintenance. It is called to nutrition, and the chemical constitution present in the food is called to nutrient. Nutrition and nutrient is a different word. So the nutrition is there, the growth, development and maintenance, and other nutrient means there is the chemical constitution present in food. They are called to the nutrient. On the other hand, digestion is the breakdown of complex constituent of food by enzyme into simpler soluble form that can be absorbed and utilized by the cell of the body. In this lesson, you will be studying the various mode of nutrition, types of digestion and their process of digestion of food and the absorption and assimilation in a human. The nutrition role of food continuity will be discussed here, 27th chapter. And here, types of nutrition. There are mainly two types of nutrition, autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. The autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition is the most important. Show in this flow chart. The nutrition here, the two types is a autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition.
First of all, the autotrophic nutrition is the auto means cell, trop means food. Green plant and contain bacteria manifest their oven food, organic substance from the inorganic substance CO2 and the H2O using the energy from sunlight. But other side is the heterotrophic nutrition. Here hetero means different, trophy means food. The food is organic and inorganic substance obtained by the feeding on other organism. And here there is the heterotrophy is divided by the three types on here. The first is a holozoics and second is a saprotropy and the third is a parasites. Is a holozoics is a organic involved there is a food into the body digest and absorb the soluble product of digestions in the human body, and saprotrophics mean organic secrete or digestive enzyme on the dead organic material and absorb the product of digestion contain bacteria, fungi and others. And the other side is the parasitics means food is derived from to the other living organism by livings on the inside their body contain a bacteria, round bombs, tab bomb and कस्टकटा। दोस्तों यहाँ पर जो है बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गया कि जो है पोषण और पाचन में क्या है आगे इसमें प्रोसेसिंग। कहते हैं हमारे भोजन में अनेक रजक होते हैं जो हमारे शरीर की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। इन खाद्य रजकों की जो है पाचन आवश्यक होता है क्योंकि तभी हमारे शरीर में उनका उपयोग भी किया जा सकता है। ठीक है, अगर वो रहेगा तभी जो है हमारा शरीर भी उपयोग करेगा। और उस प्रक्रिया को जिससे जीव अपनी वृद्धि, परिवर्धन और अनुरक्षण के लिए भोजन प्राप्त करते हैं और उसका प्रयोग करते हैं वो पोषण कहलाते हैं। ठीक है, यानी जो प्राप्त हमें करते हैं उनको उपयोग करते हैं, अनुरक्षण करते हैं उसे हम पोषण कहते हैं। तो यानी सिंपली वर्ड में आप जान सकोगे कि वृद्धि, परिवर्धन और अनुरक्षण करते हैं उसे हम जो है पोषण कहते हैं। ठीक है, उसे पोषण का नाम यहाँ पर दिया गया है। अगर दूसरी तरफ हम देखें कि भोजन में जो है जटिल रजकों का जो है एंजाइम्स मौजूद रासायनिक अवयवों को जो है पोषक कहते हैं। देखिए पोषण और पोषक डिफरेंट वर्ड है। पोषण में जो होता है वृद्धि, परिवर्धन और अनुसंधान होती है, जबकि यहाँ पर जो है पोषक का मतलब होता है कि उसमें जो है रासायनिक कौन कौन से अवयव प्रेजेंट है। आप जो भोजन खाते हो उसमें रासायनिक अवयव होते हैं। जबकि दूसरी तरफ पाचन भोजन के विभिन्न जटिल रजकों के एंजाइमों के द्वारा जो है सरल विलायशील रूपों में जो है विघटित होता है ताकि शरीर की कोशिकाओं द्वारा उनका अवशोषण और उपयोग किया जा सके। इस पाठ में आप जो है पोषण के विभिन्न प्रकारों के पाचन के बारे में समझेंगे, जानेंगे और मानव के अवशोषण और शरीर के बारे में भी पढ़ेंगे जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन उससे पहले आपको देखने को पड़ेगा कि पोषण के प्रकार कितने होते हैं। देखिए दोस्तों, पोषण के जो प्रकार होते हैं देखा गया है कि पोषण जो है विधियाँ मुख्य दो प्रकार की होती है। एक स्वयं पोषी होती है, एक विषम पोषी होती है, जो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। आपको पता है कि स्वयं पोषी जो होते हैं यानी ऑटोट्रॉफिक्स जो होते हैं, इसमें जो होते हैं अंग्रेजी के ऑटो के मीन्स अर्थ होता है स्वयं, और ट्रॉप्स का मतलब होता है भोजन। हरे पौधे और कुछ एकड़ जीवाणु अपना भोजन कार्बनिक पदार्थ और कार्बनिक पदार्थों के कार्बन डाइऑक्साइड और जल से स्वयं बनाते हैं जिसमें सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो हम विषम पोषी की बात लें यानी हेटेरोट्रॉफी की बात लें तो पोषण जो है अंग्रेजी के लेट्रो शब्द का अर्थ होता है विभिन्न और जो है ट्रॉफिक का अर्थ होता है भोजन। यानी भोजन जो है कार्बनिक पदार्थों के अकार्बनिक पदार्थों के अन्य जीवों को खाकर प्राप्त होता है। और ये जो कहते हैं विषम पोषी जो होता है वो तीन जो भागों में जो है विभक्त हो जाता है। यानी इसके तीन पार्ट जो आप देखोगे, सबसे पहले तो है प्राणी समभोजी यानी पुण्य आंतरिक होती है, दूसरा होती है मृत्य पोषी और जो तीसरा होती है परजीवी। देखिए पहला होगा परिणसम भोजी, दूसरा होगा मृत्य पोषी और तीसरा होगा परजीवी। तो कन्फ्यूजन नहीं है दोस्तों, ये तीन तरह के होते हैं। प्राणी सम जो होती है भोजी यानी पुण्य आंतरिक कहते हैं, उसमें जो होता है जीव भोजन को अपने शरीर के भीतर ले जाते हैं और उसे पचाते हैं जैसे, और पाचन के जो है विलयशील उत्पादों को अवशोषित करते हैं जैसे मानव में सारी प्रक्रियाएं देखने को मिलता है। दूसरा है मृत्य पोषी यानी इसमें जीव पाचक जो है एंजाइम मृत कार्बनिक पदार्थों पर डालते हैं और पाचक के उत्पाद को अवशोषित करते हैं। उदाहरण जो है कुछ एकड़ जीवाणु हो गया और कवक होता है जो मृत्यु जीवी पे जो है अपना जीवन यापन करते हैं। और परजीवी जो होता है भोजन के अन्य जीवधारी के शरीर के ऊपर रहते हुए अपने शरीर के भीतर रहते हुए क्रिया करते हैं। जैसे आपको पता ही है जीवाणु हो गया, गोलकुम्मी हो गया, टेप बम हो गया, फीताकुम्बी जी कहते हैं इसको, और कष्टकुटा जो होती है जैसे कि अमरबेल, ये सारे चीज़ें जो होती हैं परजीवी होते हैं जो दूसरे जीवों का जो है भोजन ग्रहण करते हैं। There are 5 major steps in animal nutrition, holozoic nutrition. There are 5 major steps in
animal nutrition is called halosolic nutrition. The first, the food we take contain highly complex nutrition like protein, carbohydrate, and fat. This substance cannot be utilized as such by our body. This have to be a breakdown into the simple and smaller molecules before there can be enter into the cell. The protein must be broken down into the amino acid and carbohydrate into the glucose. The fats are into the fatty acid is a glycerol. Amino acid glucose is a fatty acid and glycerol are the simple substance and can be directly utilized by our body. This breakdown of complex food constantly there is absorption is accomplished by their digestive system. The process involved in nutrition are the first is ingestions, is a take in food, swelling and the sucking into our swellings. And second is digestions, is the conversion of complex food into a simple absorbables from. And third is absorptions, is absorbing to the digestion food from to gut to reach the body tissue. And assimilation is the utilize of digestion food nutrient by the body tissue. And at least fifth is the ingestion, is the removal of undigested and unabsorbed food from the body. देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गया है कि प्राणी पोषण यानी प्राणी भोजी पोषण के 5 प्रमुख चरण कौन कौन से होते हैं। जैसे इंसान में भी जो है जो खाना भोजन जो होती है 5 प्रक्रियाओं से गुजरती है और वो 5 प्रक्रिया कौन सी है इसके विषय में है। यहाँ पर जो भोजन हम ग्रहण करते हैं उनमें अधिक जटिल पदार्थ शामिल होते हैं, जैसे विभिन्न विटामिन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वसा होती है। इस पदार्थों का हमारा शरीर इसी रूप में प्रयोग नहीं कर सकता। आपको पता ही है कि ऐसा ही हमारा शरीर उपयोग नहीं करता है, उसको केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने पड़ते हैं। इनको जो है सरलतर और छोटी अणुओं में बदलना जरूरी होता है, तभी हमारे शरीर जो है कोशिकाएं भीतर प्रवेश पा सकते हैं। प्रोटीन को विभिन्न एमिनो अम्ल में बदला जाता है और कार्बोहाइड्रेट को जो है ग्लूकोज में बनाया जाता है। तो याद रखना दोस्तों, प्रोटीन को जो है एमिनो अम्ल में बदलना होता है और कार्बोहाइड्रेट को जो है ग्लूकोज में बदलना होता है और वसा को जो है वाशल अम्ल यानी ग्लिसरॉल में बदला जाता है। भोजन को इसी जटिल रचकों को जो है उपयोग करता है जो विघटन हो जाती है। उनका अवशोषण पाचन तंत्र द्वारा जो है संपन्न होती है और जो है भोजन में विभिन्न प्रक्रियाएं जो होती है कुछ इस प्रकार होती है। सबसे पहले हमारे होता है अंतग्रहण। ठीक है, अंतग्रहण जो पहला प्रोसीजर है, इसमें हम मुख को लेते हैं। इसमें भोजन ग्रहण करना होता है, उसे चबाना होता है और उसे चूसना और उसे निगलना होता है। जो ये सारी क्रिया जो होती है मुंह के अंदर होती है। उसके बाद पाचन क्षेत्र में चला जाता है, जहाँ पर जटिल भोजन को जो है सरलता अवशोषण या अवशोषण योग्य रूप में बदलना होता है, जहाँ पर बहुत तरह के एंजाइम रिलीज की जाती है। उसके बाद है अवशोषण करना। आहार नली से पचे हुए भोजन को अवशोषण और शरीर के उत्कों तक पहुँचाना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो किडनी का काम, किडनी जो होता है ऐसा ही काम करता है, सारे पोषण को जो है स्वर्गीकरण करता है। यानी चौथा पार्ट जो है हमारा स्वर्गीकरण है, शरीर के उत्कों द्वारा आहार को पोषक तत्व का उपयोग करना। ठीक है, जब अवशोषण कर लेता है किडनी तो उसको जो है स्वर्गीकरण करवाया जाता है, जहाँ पर जो है विभिन्न भागों में जो है शरीर के भेजा जाता है, जहाँ पर जो है ये स्वर्गीकरण कराया जाता है, यानी पोषक तत्वों का जो है उपयोग किया जाता है। उसके पश्चात जो पदार्थ हमने जो है इनहेल किया था, खाया था, उसका जो है वही क्षेपण यानी जो है इंजेक्शन के द्वारा जो है अपचयित और अनावशोषित भोजन को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये 5 प्रक्रिया जो है हर एक मानव शरीर में चाहे एनिमल शरीर में जो है होता है। तो फ्रेंड, द नेक्स्ट टॉपिक इज 2 टाइप्स ऑफ डाइजेशन, इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर। What do you mean to the types of digestion in intracellular and extracellular? Generally, 2 types of digestion are seen to the heterotrophs, is the intracellular and extracellular. The first of all, intracellular digestion, inside. Intra mean inside. All the 5 steps of nutrition occur inside the cell itself, as the amoeba, paramecia, and other unicellular animal. Here shown in this intracellular digestion in amoeba, their active appears in the food, and pseudopodia is the air. The pseudopodia is a convert to the food scraps, and there is a food scraps baculus is a absorb, and there is a digestion of the amoeba in here. The food particles such as mint of bacteria are enclosed or covered. There is a pseudopodia, and pseudo means false, podia mean feed, to form of food vesicles ingenations. An enzyme for cytoplasma are secreted into the food vesicles to the breakdown to complex food of digestion. The
Digested is a food is absorbed into the cytoplasma is a absorptions, and to absorb the food used by the wherever required in the cell is a assimilations, and the at least last the undigested unabsorbed food is expelled when to the food vesicles come near the cell surface and burst open is a ingestions, and food vesicles are temporarily structured and every time to the amoeba feed. A new food vesicles is a produce. All free livings is a unicellular animal carry out the intracellular digestions as I mentioned above. दोस्तों यहाँ पर जो है पाचन के दो प्रकार दिखाया गया है, एक है अंतराकोशिकीय, एक है बाह्य कोशिकीय। यानी अंतराकोशिकीय का मतलब होता है जो है इंट्रासेलुलर होता है, और बाहरी यानी एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब होता है कोशिकीय बाह्य, यानी कोशिकीय बाह्य का मतलब होता है एक्स्ट्रा सेलुलर। जैसे मर्जी समझिए, आपको सिर्फ समझना है। सबसे पहले हमारे समक्ष आता है अंतरा कोशिका यानी अंतर कोशिका पाचन। तो अंतरा कोशिका पाचन जो होती है अमीबा में देखने को मिलता है, पैरामीशियम में देखने को मिलता है। कहते हैं पोषण के 5 चरण जो स्वयं कोशिका के भीतर संपन्न होती है सारी क्रियाएं, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, और अन्य कोशिकीय जीव में ऐसा पाया जाता है। अब यहाँ पर चित्र भी देख रहे होंगे कि अमीबा जो है सक्रिय जो है शिकार अपने तरफ करता है, और उसको क्या करता है धीरे धीरे अब्जॉर्ब कर, जिसे हम जो है पादभव कहते हैं, यानी जो है इसको हम सीडोपोडिया कहते हैं, जो धीरे धीरे जो है उसको कवर करता है, यानी वो जो है यू शेप में आता है, और उसको जो खाद्य पदार्थ होता है उसको जो है खाद्य कप से अंदर लेने की कोशिश करता है, और एटलीस्ट जो है अंदर ले जाने के बाद जो है उसको अब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस तरह जो है अमीबा अपना खाद्य पदार्थ को है ग्रहण करता है। जब ये प्रक्रिया होती है तो देखिए इस प्रक्रिया में क्या होती है। सबसे पहले तो होता है खाद्य कणिकाएं जैसे सूक्ष्म जीवाणुओं को पादभावों द्वारा घेर लिया जाता है, यानी पकड़ लिया जाता है चारों तरफ से, और उसको है खाद्य ध्वनि बना दिया जाता है, जिसे हम अंतग्रहण कहते हैं, जैसे इंसानों में भी होता था। कोशिका द्रव्य संचालित एंजाइम जो है खाद्य ध्वनि से पहुंच जाते हैं और जटिल भोजन को जो है विघटित कर देते हैं, जिसे हम पाचन का नाम दिया है। पचे हुए भोजन को जो है कोशिका द्रव्य में अवशोषित कर दिया जाता है, जिसको हम अवशोषण का नाम यहाँ पर दिया है। तो ये सारे प्रक्रिया जो हो रही है दोस्तों अमीबा में हो रही है। उसके बाद है अवशोषण भोजन को जो है कोशिका के भीतर जहाँ भी आवश्यकता होती है उपयोग कर लिया जाता है, जिसको हम स्वेगीकरण का नाम दिया है। कहते हैं अपचयित जो अनअवशोषित भोजन को बाहर निकाल दिया जाता है। यह क्रिया खाद्य ध्वनि के कोशिका सतह पर पहुंचकर फट जाने पर होती है। ठीक है, तो इस तरह जो है वही पोषण हो जाता है, यानी बाहर जो है कोशिका के निकल जाता है, यानी भोजन जो है अब्जॉर्प्शन हो जाती है। कहते हैं खाद्य ध्वनियाँ अस्थायी रचनाएं होती है, और जब भी अमीबा आहार ग्रहण करता है तो हर बार एक नई खाद्य ध्वनि बन जाती है। सभी मुक्तजीवी जो है कोशिकीय सूक्ष्म प्राणियों का अंतर कोशिका पाचन होती है। देखिए दोस्तों अमीबा का कोई अपना शेप नहीं होता, तो कहीं से भी ये जो है अपना खाद्य ध्वनियाँ बना लेती है। जब भी वो ग्रहण करती है तो कहीं भी नई खाद्य ध्वनि बनाने की जो क्षमता है अमीबा में पाया जाता है। The next topic is extracellular digestion. Friend, extracellular digestion means outside. The outside here, digestion occurs the outside the cell. All animals, including sponge, and carry out the extracellular digestion. They have either a cavity as a tube or food canal, which is receive the ingested food, digestive enzymes, and provided over to the food, and their product of digestions are absorbed back into the cell. The undigested unabsorbed food is thrown out of the digestive cavity. For example, showing the digestion organ of the cockroach where is the extracellular digestion occur. Friend, here show the cockroaches as their extra digestions occur here. You observe this digestive organ of cockroaches extra digestions here the pharynx as a salivary gland, esophagus and crops and ventriculars and hepatitis occurs mid-guts and the malophians, tubers, ileums and colons and ductums is a present of here. There is a digital structure, the class of BSc student zoology, there is take and there is a digestive organs of cockroaches. Extra digestion is the most important for the BSc level. दोस्तों हमारे समक्ष जो यहाँ पर है कोशिका बाह्य पाचन। देखिए ये जो होता है बाह्य जो है पाचन क्रिया होती है। जैसे कि आपको पता है कि ये पाचन कोशिका के बाहर होती है। सभी जंतुओं में जो है स्पंजों के अतिरिक्त जो होता है कोशिका बाह्य पाचन होती है, सिर्फ स्पंज को छोड़ के। तो ये एक्सेप्शनल केस है। कई बार एग्जाम में आ जाता है कि एनिमल होते हुए भी जिनका जो होता है बॉडी के अंदर होता है पाचन, उसका नाम बताइए। तो आपको याद रखना है कि ये स्पंज है। ठीक है, स्पंजो है। ठीक है, कोशिका बाह्य पाचन होती है। इसमें जो है गुहा एक
नली अथवा एक आहार नाल होती है। कहते हैं बाहरी कोशिका जो होती हैं उसमें एक जो होता है एक गुहा होता है, एक नली होता है, एक आहार नाल होती है जिसमें अंतर्ग्रहण क्रियाएं किया गया भोजन पहुंचाता है, यानी आप जो भी ग्रहण करते हो उसको वहां तक पहुंचाता है। कहते हैं पाचक एंजाइमों को जो है भोजन के ऊपर डाल दिया जाता है और पाचन के उत्पादों को आपस कोशिकाओं के भीतर अवशोषित भी कर लिया जाता है। अपचयित अनावशोषित भोजन को पाचन गुहा में से बाहर निकाल दिया जाता है, जो है तिलचट्टे के पाचन तंत्र दिखाए गए जिनमें कोशिका बाहरी पाचन संपन्न होती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है एक आपको कॉकरोचेस का डाइजेशन सिस्टम दिखाया गया है जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहते हैं ये बीएससी लेवल के बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बीएससी जो जूलॉजी ले रखे होते हैं उनमें जो है ये डायग्राम आ जाता है एग्जाम में बनाने के लिए कॉकरोचेस के। तो इसमें आप देखोगे तो ये भी एक विस्तृत डायग्राम है। अगर कहीं हद तक देखा जाए तो ये कहते हैं ना, हर एक जो एनिमल है वो इंसानों से ही मिलता जुलता ही उनके जो होते हैं पूरे प्रोसीजर होते हैं। जिसमें इसमें देखिए, अगर आपको दिख रहा होगा, इसमें जो है ग्रासनी है, जो है लाल लाल ग्रंथि पाया गया है, गासिका है, अनुपुट कॉप्स है, और यहाँ पर जो है यानी क्रूटिकल है, युकृति अनाल्स है, मध्यात्र है, और मेलगिपिया नालिका है, क्षुद्रांत्र है और विद्रांत है, यानी इलियम्स एंथ्रोलेंस प्रेजेंट होती है और मलाशय होती है जिसको हम रेक्टम कहते हैं। तो ये सारे कुछ जो होते हैं पाया जाता है, चाहे ओसोफेगस की बात किया जाए, इंजेशंस यानी लार्ज इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन की बात किया जाए या रेक्टम का किया जाए। ठीक है, ये सारे जो है कॉकरोच के डाइजेशन में आपको देखने को मिलेगा। जो बच्चे बीएससी लेवल के हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि उनके भी एग्जाम में जो है डाइजेस्ट सिस्टम आ जाता है तिलचट्टे का। तो ये जो है कॉकरोचेस का जो है पाचन तंत्र जिनमें कोशिका बाहरी पाचन होती है का एक एग्जाम्पल आपके समक्ष दिखाया गया था। The next topic is joint intracellular and extracellular digestion. Friend, it's the most important for the exam view. Joint intracellular and extracellular digestion present on one body. In a hydra and other chondrians, the food tiny prey is the catched by their tentacles and ingested through their mouth into the single large digestive cavity. It's called gastrovascular cavity. Is called to the gastrovascular cavity. The enzymes are secreted from their cell bordering their cavity and roll on their food for the extracellular digestions. The small particle or particle is the digested food are engulfed into the vasculus of the digestive cell lining of gastrovascular canal. And for intracellular digestion, any undigested and absorbed food is finally thrown out their mouth. Friends, show this diagram. There is the hydra catching is a prey. Therefore, diagram is the identification of prey. There is the prey is the cyclops is the hair present, and the catching the preyers for the hydra, and at least is the ingestions and the bodies and the hair. The last is the digestion. Is the hydra is catching the preyers is the most important diagram for hair. There is different catching of the foods of bodies. दोस्तों यहाँ पर जो है बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर दर्शाने की कोशिश किया गया है कि संयुक्त आंतरिक कोशिका और कोशिका बाहरी पाचन। देखिए ये एक ऐसा मतलब है जिसका एक विशिष्ट अपना स्थान रखता है। संयुक्त का मतलब होता है ज्वाइंट। देखिए इसमें अंतर कोशिकीय भी है और कोशिकीय पाचन भी है, बाहरी कोशिकीय भी है, यानी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही प्रेजेंट है। तो ये जो है काफ़ी खास रहता है और आपको याद रहे कि ऐसा क्वेश्चन जो है पीएमटी में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये एक्सेप्शनल केस में ही माना जा सकता है। जैसे ये सारी प्रक्रिया जो होता है हाइड्रा में हमें देखने को मिलता है। कहते हैं हाइड्रा ही एक ऐसा है जिसमें ये दोनों तरह की जो है क्षमता होती है। ठीक है, कहते हैं हाइड्रा तथा जो है अन्य जो भी नेटोडेलियस में आते हैं, जिस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी नीडेरियस प्राणी जो होते हैं इसी कैटेगरी के होते हैं, जिसमें हाइड्रा प्राणी में आहार जो है सूक्ष्म शिकार को सपर्कों की सहायता से जो है पकड़ लिया जाता है और मुख के द्वार बड़े आकार की एक एकल पाचन गुहा अर्थात जठरवाही गुहा में अंतर्ग्रही कर लिया जाता है। जैसे चित्र में भी आप देखोगे इस गुहा के चारों तरफ जो स्थित कोशिकाओं से विभिन्न एंजाइम स्वतंत्र होते हैं और ये जो है कोशिका बाहरी पाचन के लिए उन भोजन के ऊपर जो है आश्रित हो जाते हैं। तो कहते हैं जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि डायग्राम में भी यहाँ पर शो करने की कोशिश किया गया है कि बहुत एक जो है विशिष्ट है। कहते हैं कि यहाँ पाचन शिकार करते हुए जो हाइड्रा को दिखाया गया है, आप यहाँ देखोगे पहला में जो है
शिकार को पहचानना। सबसे पहले जो है हाइड्रा जो है शिकार को पहचानता है, ठीक है। शिकार आ गया उसके सामने, साइक्लोस्पस के जो रिगार्डिंग जो है वो अपने आप को उसको कैप्चर करने के लिए पकड़ेगा, यानी सोडोपोडिया की तरह बनाएगा और उसको जो है कैप्चर करने का कोशिश करेगा। शिकार को फिर क्या करेगा, धीरे धीरे उसको पकड़ेगा और पकड़ लेगा, फिर उसको जो है अंतर्ग्रहण कर लेगा, यानी ये अंतर्ग्रहण करेगा फिर धीरे धीरे जो है उसको पचाएगा। तो इस प्रकार जो है हाइड्रा अपना शिकार को पकड़ता है और भोजन करता है। देखिए दोस्तों, ये जो एग्जाम्पल था वो हमारे दोनों तरह के पाचन क्रियाओं को दर्शाता था। ये इंटरनल भी था और ये एक्सटर्नल भी था, ये आंतरिक और बाहरी दोनों तरह का था। कहते हैं इसमें जो अगर आप देखोगे कि ये जो धीरे धीरे होते हैं पचे हुए भोजन को अपशिष्ट कर देते हैं, अंततः जो पचे हुए भोजन को छोटी छोटी कणिकाओं को पाचन कोशिकाओं की जो है खाद्य होने के भीतर से लिया जाता है ताकि उनका जो है अंतर कोशिकीय पाचन हो सके। शेष बचे अपचयित और अनावशोषित भोजन को जो है अंततः मुख के जरिए जो है बाहर निकाल दिया जाता है। आपने देखा होगा कि सांप भी यानी स्नेक भी ऐसा ही करता है, कोई चीज़ को ग्रहण करता है और उसमें से सारे जो है प्रोटीन चूस के फिर दोबारा जो है निगल देता है। तो ये काफ़ी एक अलग ही दर्शाता है इन चीज़ों को, ठीक है। स्नेक में भी कुछ इसी तरह की प्रक्रिया होते हैं, लेकिन हाइड्रा जो है सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसमें, क्योंकि हाइड्रा जो है इसमें दोनों तरह के एक्सटर्नल इंटरनल दोनों तरह के जो है यहाँ पर क्रिया दिखाने की कोशिश कर रहा है। मैं तो सिर्फ आपको स्नेक इसलिए याद दिला रहा था कि स्नेक भी जो होता है कोई भी अपने जो दुश्मन होते हैं, प्रेडेटर होते हैं, जिसको वो भोजन करते हैं उसको एज इट इज़ निगल जाते हैं और उसके अंदर अब्सॉर्ब जितने भी मिनरल्स न्यूट्रिशन होते हैं उसको सोख लेते हैं। उसके बाद एज इट इज़ जो है उसको जो है उगल देते हैं, यानी इसको बाहर बॉडी से निष्कासित कर देते हैं। तो ये ऐसा ही हाइड्रा भी करता है, कोई चीज़ अब्जॉर्ब करता है और अब्जॉर्ब करने के बाद जो है उसकी वजह से सारी एनर्जी लेके फिर उसको एज इट इज़ जो है मुख के जरिए बाहर निकाल देता है, मुख के जरिए जो है वो बाहर निकाल देता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, काफ़ी हमने इसमें जो है विस्तृत रूप से जाना और समझने की कोशिश किया कि हमारा जो है कितने टाइप्स के जो है पाचन तंत्र होते हैं, यानी इंटरनल एक्सटर्नल के बारे में पढ़े। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट topic is the human digestive system. Friend, the human digestive system is the most important for the all class. There the digestive system is a human consists of a alimentary canal and associated with the digestive gland. The human alimentary canal is aligned to the nourish. Is the continually is a muscular digestive tube that run through the body. It is open into two end with the opening which are a mouth or anterior end and the anus. At the postures end, it is digested food is a break, it is down into the smaller substance and absorb the digested food. The alimentary canal has the flowing part. The here alimentary canal is a part as a mouth and associated with the organs, the teeth and tongues. And pharynx to thorax as a cavity at the back of the mouth. It is a common passage for the inhale air and the swallow food. That is the pharynx is there is inhale to air and food. There is a two work of the pharynx. And third is a esophagus. Friend, esophagus is a narrow the arising from the pharynx continually through their thorax and ending the stomach. There is a esophagus, the ending of stomach. There is stomach as an elastic bag with a highly muscular as a wall located below to the diaphragm. Friend, this stomach is the most important elastic bag. There are highly muscular balls and located below to the diaphragm. And the fifth is a small intestine. Friend, the small intestine is the longest part of the alimentary canal. The small intestine is the longest part of alimentary canal, a tube about 7 meter long. The tube is 7 meter long, about 2.5 centimeter wide, which is a coiled and the folded. It is a coiled and folded. It is a containing in the abdomens. There are three subdivisions are the first is the duodenums, as a short upper part of the next stomach, and ileum is the slightly longer part, about 2 meter long, and the third is ileum is the longer, about 4 meter long, coiled and twisted. Friend, here the diagram is the oral cavity, mouth, some maxillaries and the submucous gland, liver, gallbladder, stomach, esophagus, pharynx, and paradise gland. There is a most important diagram for the study for the all student. This is the next part is the duodenums, entrance of the colons, ascending colons, ileums, capsules, and performum, appendix, and the rectum.
rectums, and the descending colons, ileum, pancreas, stomach. There is the human alimentary canal, and the thyroid gland is present of here. It's the most important part of the human body. Our sixth point is a large intestine, about a 1.5 meter long and has a three part. There is a three part or divided collicums is a small blind pouch at the junction of the small and the large intestines. All the narrow worms is a shaped tube. The vermiforms is appendix and project from to the collicums and the colon. All little over 1 meter long, it has three parts stomach to the ascending transoff and the descending limbs of the colon. And the rectum is the most important part, the last part about 15 centimeter long. It has a two part, the rectum propers and the anal canal. Anus is the external opening surrounding by the circular muscle sphincter. And therefore performs is the appendix is a vestibular functionalist organ is a human, but is a large and functional is the herbivorous mammals. दोस्तों यहाँ पर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है मानव पाचन तंत्र। देखिए हमारे अपने बारे में जानना हमें बहुत सुखद महसूस होता है। क्यों? क्योंकि हम जो है अपने बारे में जान के हमें पता लगता है कि हमारे कौन से ऑर्गन जो है क्या कार्य है, उनका क्या फंक्शन है और किस लिए ये ज़रूरी है और ये कैसे दिखते हैं, इनका क्या मतलब रोल होता है हमारे जीवन में। तो कहते हैं मानव पाचन तंत्र के बारे में जानना हर एक इंसान के लिए ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इससे जो है हम कई तरह के जो है बातों को समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि किस ऑर्गन का क्या कार्य है और कैसे जो है उनको तकलीफ मिलता होगा। कहते हैं मानव पाचन तंत्र में जो है आहार नाल और संबंधी पाचन ग्रंथियां शामिल होती है। ठीक है, मानव आहार नाल जो होती है एलिमेंट्री कनाल भी कहते हैं इसको। एलिमेंट का मतलब होता है पोषित करना। ठीक है, एक जो है अवांछनीय पेशीय जो होती है पाचन नाली के रूप में होती है, यानी ये पाचन नाली के रूप में हमारे शरीर में प्रेजेंट होती है, जो है शरीर की लंबाई में स्थित होती है। ये दोनों सिरों पर खुली होना है। ठीक है, यानी दोनों सिरों पर जो है खुला होता है, यानी जो आनुस में जाके ख़त्म होता है। अंग्रहित सिरा पर मुख होता है और पार्श्व सिरा पर जो है गुर्दा होता है, जिसमें अंश कहते हैं। यानी मुख जो होता है जहाँ से हम खाना जो है चबाते हैं और खाना जो है डाइजेस्ट करना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद गुर्दा से जो है बाहर बॉडी से ये निष्कासित हो जाती है। दोस्तों यहाँ पर जो बताया गया कि पाचन तंत्र का प्रमुख कार्य जो होता है भोजन को पचाना, उसे छोटे छोटे पदार्थों में बांटना और पचे हुए भोजन को अवशोषित करना। कहते हैं आहार नाल के जो है निम्नलिखित भाग होते हैं। देखिए आहार नाल के जो हम इसके भाग देखेंगे तब हमें पता लगेगा कि ये शुरू कहाँ से हुई थी और इसका जो है ख़त्म कहाँ हुआ है। तो ये जानना हमारे लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण और सुखद भी रहती है। कहते हैं जो भोजन का जो स्टार्टिंग पाचन तंत्र स्टार्ट होती है वो होती है मुख से। कहते हैं मुख में जो है और संबंधी अंग जो होते हैं उसमें दांत, जीवा जो होती है यानी जो तीत होती है, डंग्स जो होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल मुख में निभाती है, जिसकी वजह से भोजन जो है छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट होता है। उसके पश्चात जब ये मुख में च्वेलिंग कर ली जाती है, ठीक है, च्विंग हो जाती है पूरी तरह से, जब चबा लेते हो आप तो ये ग्रासनी की तरफ जाती है अथवा मुख के पीछे स्थित एक गुहा होता है। यह सांस के साथ ली गई वायु और निकले हुए भोजन के लिए एक सामान्य मार्ग होता है। यानी आप देखते होंगे जैसे ही मुंह के अंदर हम एंट्री भोजन कराते हैं तो उस जगह जो है हमारा श्वसन नाल भी होती है, जहाँ से हम सांस भी लेते हैं। आपने कभी कभी देखा होगा कि अगर आप ठांस ले जाते हो या कुछ गलत तरीके से आपके जो है जहाँ से आप सांस लेते हो उस एयर में जो है चावल के टुकड़े चले जाते हैं तो आपके नाक से निकलते हैं। तो इसका कारण यही समझ सकते हो ना कि जो दोनों जो है एक ही जगह ओपनिंग हो रही है और यहाँ से जो है आपका भोजन जो है ऑसोफेगस के लिए जाने के लिए तैयार हो जाता है, यानी यहाँ से जो है भोजन आगे बढ़ता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात रहती है कि यहाँ पर जो है सांस की नली भी होती है। तभी एक बात होती है कि जब भी खाते समय हमें बोलना नहीं अधिक चाहिए। ठीक है, खाना जो है प्रॉपर ढंग से खाने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है अगर गलती से आहार नाल की जगह पर अगर वो जो है आपका सांस नली में अगर भोजन का टुकड़ा चला गया तो इवन यहाँ तक कि इंसानों की मृत्यु तक भी हो जाती है। ठीक है, क्योंकि इससे सांस जो है अवरुद्ध हो जाता है और इंसान की मृत्यु होना संभव हो जाता है। तभी तो कहते हैं कि खाना खाओ तो बहुत ही शांत मन और कोई तरह की टेंशन ना लेके सिर्फ भोजन पे ही जो है आपका कंसंट्रेशन होना अत्यंत आवश्यक है। तो देखिए ये भी अगर आप जान जाते हो ना तो इससे भी आप कई तरह की बीमारी और कई तरह के जो है डॉक्टरी खर्च से भी बच सकते हो। कहते हैं उसके पश्चात आता है ग्रासिका। देखिए
ग्रासिका जो होती है वो भी अपना एक यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। कहते हैं यहाँ पर जो संकरी नली जो ग्रासनी से आरंभ होती है और जो गले में होती हुई अमाशय में जाकर समाप्त हो जाती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात भी रखता है कि ये जो है संकरी नली जो ग्रासनी से आरंभ होती है और गले में होते हुए अमाशय तक जाकर समाप्त हो जाती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है अमाशय। देखिए दोस्तों, अमाशय का भी अपना एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। कहते हैं यह जो होता है एक लचीला थैली जिसकी भित्तियाँ अत्यधिक पेशी युक्त होती है। अमाशय डायफ्राम के नीचे स्थित होती है। हमारा जो डायफ्राम होती है उसके नीचे जस्ट आप देखोगे तो वो स्थित होती है। तो अमाशय जो होती है एक लचीला थैली होती है। जितना मर्जी आप भोजन कर लो, जितना मर्जी वो फूलता ही जाएगा, यानी वो रबड़ की तरह होती है। ठीक है, वो फैलती ही रहती है। तो अमाशय जो है अपना महत्वपूर्ण, क्योंकि कुछ व्यक्ति जो होते हैं खाना होता है, देखिए हमें मितव्ययी बनना चाहिए। खाना जो है अधिक खा लेने से आपको सारा एनर्जी नहीं मिल जाता है, ये आपको एहसास और समझ होनी चाहिए। ठीक है, तो इससे जो होता है हमारा शरीर ही खराब होता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है क्षुद्रांत, जिसको हम छोटी आंत के नाम से भी जानते हैं। छोटी आंत जो है हमारे शरीर में जो है गुच्छा के रूप में होती है, कुंडलित होती है। कहते हैं यह लगभग जो होती है 7 मीटर लंबी होती है। दोस्तों ये 7 मीटर लंबी होती है, तो 7 मीटर समझ सकते हो कितना बड़ा होगा। और ये लगभग जो है 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। और एक नली होती है उधर के भीतर स्थित, यह नली अधिक कुंडलित और वल्य होती है। इसके 3 उपविभाजित भाग होते हैं, यानी ये जो होते हैं सांप की तरह कोयल बने हुए होते हैं। आपने कभी देखा भी हो, समझा भी हो, तो ये कुंडलित होती है। कुंडलित का मतलब होता है सांप जैसे कुंडली मार लेता है, इतना बड़ा सांप होता है और इतना छोटा दिखता है, तो उसको कुंडली की तरफ जो है इसको बनाया जाता है। जिसकी वजह से क्या होता है, ये हमें शरीर में जो है छोटा नज़र आता है। ठीक है, लेकिन इसकी लंबाई जो है 7 मीटर के लगभग है और चौड़ाई जो है 2.5 सेंटीमीटर है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रखती है। पीएमटी में कभी भी पूछ भी लिया जाता है ऐसे क्वेश्चन। अब कहते हैं आगे जो है इसका और किस चीज़ से मिलता है। पहला तो हमारा होता है ग्रहणी, यानी जो है डायनोडर्म्स, यानी अमाशय के बाद स्थित छोटे आकार का एक ये भाग है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है अग्रदंत, यानी मध्यात्र, लगभग 2 मीटर लंबा और लेस जरा सा अधिक लंबा भाग ये होता है। उसके बाद हमारे समक्ष है सिद्धांत, यानी इलियम्स, ये सबसे लंबा लगभग 4 मीटर लंबा ऐंठा हुआ भाग नज़र आता है। दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे तो ये बिल्कुल ही मानव चित्र यहाँ पर दर्शाया गया है, जहाँ पर मुख गुहा आपको दिख रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है मुख भी दिख रहा होगा, उसमें जो है भोज्य पदार्थ को अंदर लिया जाता है। सेपरेटरी ग्रंथि पाई गई है, ग्रासनी आप देख सकते हो। देखिए यहाँ पर नली जो दिख रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ ग्रासिका दिख रहा है जो बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। साथ में आपको इधर दिखेगा युक्ति को हम लीवर कहते हैं, और पित्ताशय जो है पैंक्रियास ग्लैंड भी आपको नज़र आ रहा होगा। और इसी के साथ जो है अमाशय है, यानी एसोफेगस जो है, अमाशय जो है स्टमक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पार्ट है ये। उसके पश्चात हमारा यहाँ ग्रहणी है, अंगनाशय है। ठीक है, पैंक्रियास ग्लैंड भी यहाँ पर मौजूद है। अनुप्रस्थ आंत है, देखिएगा यहाँ पर देखिए आंत है ना, जो हमारी जो है कितनी कुंडलित बनी हुई है। ठीक है, ये जो है रोही वृत्त खंड अनोहित कोलोन जो होती है पाई जाती है, और ये कुंडलित जो होती है तभी ये छोटा हमें नज़र आता है। और जो यहाँ पर आप देखोगे जो विद्वांत है, यानी बड़ी आंत जो है मोटी सी आपको लेयर दिख रही होगी, बड़ी आंत है, और इसके अंदर जो है छोटी छोटी जो पतली पतली बनी हुई है वो छोटी आंत के रूप में यहाँ पर प्रेजेंट है। तो कहते हैं ये इतना विस्तृत है हमारे शरीर में, शायद हमें पहले पता भी ना रहा हो। और लास्ट में जो ये खुलता है गुर्दा के साथ, यानी शरीर से बाहर इसको निष्कासित करने के लिए। तो मानव आहार नाल जो है सबसे संबंधित ग्रंथियाँ हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर अपना स्थान रखता है। अब यहाँ पर जो है बड़ी आंत के बारे में भी हमें जान लेना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहते हैं लगभग जो है 15 मीटर लंबी इस आंत में 3 भाग होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बड़ी आंत जो होती है लगभग 15 मीटर लंबी, इस आंत में 3 भाग होते हैं। अंध्रनाल जो सीकम्स कहते हैं, छोटी आंत और बड़ी आंत के संगम स्थल पर स्थित एक छोटा सा अधकोष्ठ, इसमें एक संकरी कुमी जैसी नली, यानी कृमि रूप परिशोकिका बाहर की तरफ निकली हुई नजर आती है। उसके पश्चात हमारा विद्यांत, यानी कोलॉन जो होती है 1 मीटर से थोड़ा अधिक लंबे भाग में, जिसके 3 हिस्से आरोही यानी अनुप्रस्थ और अवरोही शाखाएं होती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है मलाशय। देखिए मलाशय जो होता है अंतिम भाग, जो लगभग 15 सेंटीमीटर लंबा होता है, और इसके 3 हिस्से होते हैं, यानी यथायत मलाशय और गुर्दा नाल होते हैं। गुर्दा बाहरी द्वार होती है और वर्तुल्य पेशी अवरोधनोदिनी पेशी से
जो है घिरी हुई नज़र आपको आ जाएगी। कहते हैं मानव में जो है कृमि ग्रुप्स पेरिशोषिका यानी ब्रेस्टियल्स एक अवशोषी जिसका कोई कार्य नहीं होता है अंग है, लेकिन सहकारी स्तनधारी में यह बड़ी आकार और कार्यात्मक होती है। देखिए दोस्तों, जो यहाँ पर बात बताई गई है कृमि रूपी परिशोषिका जो होती है, कहते हैं जिसका कोई कार्य नहीं होता है, लेकिन उनमें कार्य अधिक होता है जो शाकाहारी होती है। शाकाहारी को पहचानने के लिए जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको हम वेस्टिजियल्स कहते हैं। वेस्टिजियल्स जो होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो शाकाहारी स्तनधारी हैं उनमें जो है बहुत इंपॉर्टेंट इसका रोल होता है, लेकिन कहते हैं हमारे लिए जो है अवशोषित के रूप में इसका कोई कार्य नहीं होता है। The one next topic is digestive gland, the source of digestive enzyme. There is a most important here. There are two sources of digestive enzyme. The glandulars, a cell of the lining of the stomach, and the intestine is which is directly portray secretion into the lumen of their gut or their alimentary canal. The special glands such as the salivary gland, their livers, and the pancreas, which is a pour their secretions into the gut through their duct. And our mouth is a way moisture is even on their hot summer day. How does this happen? This is happen because there is a watery fluid called saliva, which is secreted by a salivary gland into the mouth cavity. It is the saliva that keep the mouth moisture all the time. There are moisture all the times of the salivary gland. There is a salivary gland. There are three pairs of salivary glands in our mouth cavity. The first is a parotid gland. There is a located in the front of and below the each ear produce a watery saliva which is the amylase star digestive enzyme. A second is a submaxillary gland. The submaxillary gland is close to the inner side of the lower jaw, produce water and a mucus. And third is a sublingular gland. Sublingular gland is the below to the tongues, produce water and mucus. This gland is continuously pour saliva into the mouth cavity. Do you know that the amount of salivary secret is about 1000 to the 1200 ml per day? It is the most important for here. It is a 1000 to 1200 ml per day is a produce of salivary secretor about the sublingular gland. The word C point is a function of saliva. What is the function of the saliva? It is the most important question. It is clean the mouth cavity and then there destroy the germ with the enzymes that is the causal teeth decays. Friend, there is a destroy the germ. This is the most important function, and it is the most tense. There lubricate food with the help in the swellings, and its act as a solvent as the dissolving some food particle is a stimulate taste buds of their tongue. It's the most important features. Saliva is a help to the digestion of food is a containing an enzyme salivary amylase which the digest starch converted into the sucrose. That is why the starch when the chew and the leaves is the sweet taste in the mouth. It is the most important of chewing in the mouth. The one next is a D is a liver. The liver is the largest gland located in the upper right side of abdomen below their diaphragm. It is secreted a bile which get collected in a gallbladder and is finally forwarded into the duodenum and the common bile duct. And besides the secreting the bile which help in the digestions, the liver has a numerous other function. There is a pancreas. The pancreas is the reddish as a brown gland located in the band of the duodenum. It's a digestive secretion of pancreas juice in the pure into the duodenum by the pancreatic duct. The pancreas also produces a current of hormones which will be take up to the detail in the lesson 16. दोस्तों यहाँ पर जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा है कि पाचन ग्रंथियाँ। देखिए पाचन ग्रंथियाँ जो होती है पाचन एंजाइम के स्रोत होते हैं, यानी पाचन ग्रंथि जो होती है पाचन एंजाइमों के स्रोत होते हैं। कहते हैं पाचन तंत्र जो है पाचन एंजाइमों के दो स्रोत माने जाते हैं, एक तो होते हैं अमाशय और एक होते हैं छोटी आंत के उपकला यानी एपिथेलियम्स। एपिथेलियम की जो ग्रंथि कोशिकाओं जो अपने स्वादों को सीधे ही आहार नाल के अवकाशिकीय यानी ल्यूमेंस में छोड़ देते हैं, यानी अवकाशिका जो होता है ल्यूमेंस में छोड़ दिया जाता है। कहते हैं विशिष्ट ग्रंथि जैसे कि लाला यानी लाड़, लाला यहाँ जो दिया गया लाड़ के लिए बोला गया यानी
सलाइवा के लिए बोला गया है। सलाइवा ग्रंथि जो होती है युक्ति और अग्नाशय जो अपने स्वतों को अपनी अपनी वाहिकाओं द्वारा जो है आहार नाल में छोड़ते हैं, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होता है। अब कहते हैं यहाँ पर सल्वरी ग्लैंड जो है, यानी इसको हम लाला या कहते हैं या लार ग्रंथि भी कहते हैं। तो लाला एग्जाम में अगर कोई रहता है तो ये लाला रहेगा नहीं, क्योंकि जो बच्चे इंग्लिश में है वो इंग्लिश में ही देंगे, ठीक है। तो यहाँ लाला ग्रंथि ही कहा जाता है या सल्वरी ग्लैंड के नाम से भी आप जान सकते हो। कहते हैं हमारा मुख जो है हमेशा ही नम बना रहता है, यानी मॉइस्चराइज रहना पसंद करता है। आपको पता है कि मुंह में हमेशा जो है सलाइवा रहती है, चाहे वो गर्मी के दिन ही क्यों ना हो, हर समय रहता ही रहता है। ऐसा क्यों आखिर होता है? ऐसा लार नामक एक जो है जलीय तरल, जिसे हम लार यानी लाला यानी सलाइवा कहा जाता है, के कारण होता है, जिसका स्वेद जो है लाल ग्रंथि से होता है, यानी लाल ग्रंथि से जो है इसका जो है स्वतंत्र होता है और ये जो मुख के भीतर आ जाता है, और इसी लार के कारण हमारा मुख हमेशा ही नम बना रहता है। तो ये सलाइवा ग्लैंड की जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट, सल्वरी ग्लैंड का इंपॉर्टेंट महत्व हुई है। कहते हैं हमारे मुंह में ये 3 जोड़ी लाल ग्रंथियाँ होती हैं, यानी सल्वरी ग्लैंड जो होती है 3 तरह से हमारे शरीर में प्रेजेंट होती है, जो कि काफ़ी अपना महत्वपूर्ण यहाँ पर योगदान रखती है। सबसे पहले हमारे समक्ष आता है कर्णपूर्णम। कर्णपूर्ण जो होती है दोस्तों ये पैराटिड ग्रंथि होती है। कहते हैं प्रत्येक कान के सामने और नीचे की ओर स्थित होती है और यह जल सम पतली लार का श्वेत करती है, यानी ये पतली लार का जो है श्वेत करती है, जिसमें जो है एमाइलेज नामक जो है एंजाइम प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। यानी एमाइलेज नाम के जो है एंजाइम काफ़ी मात्रा में जो है कर्णपूर्ण के रूप में पाया जाता है, जिसको हम पैरोटिड्स भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो है कौन सा एंजाइम दोस्तों पाया जाता है? एमाइलेज नामक एंजाइम जो है काफ़ी मात्रा में यहाँ पाया जाता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है अद्रोजम्फ, यानी सब मैक्सिलरी ग्रंथि, यानी सब मैक्सिलरी ग्रंथि जो होती है, जिसको हम निचले जबड़े के भीतर पार्श्व के समीप स्थित होती है और ये जल तथा श्लेष्मा उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है दोस्तों? जल तथा श्लेष्मा ये उत्पन्न करती है, यानी इसको मोखस ये उत्पन्न करेगी और वाटर उत्पन्न करने के लिए ये बनी हुई होती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी बात यहाँ रखता है। उसके बाद अद्रोजिया, यानी जिसको हम सबलिंगवम्स भी कहते हैं, ग्रंथियाँ होती है, जीवा के नीचे स्थित होती है, लेकिन टंग के जो होता है नीचे पार्ट में ये स्थित होता है। और जल तथा श्लेष्मा, यानी ये जल और जो है ये मोखस को, जो वाटर और मोखस को जो है उत्पन्न करती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मोखस को उत्पन्न करने के लिए बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। ये ग्रंथि जो है मुख गुहा में निरंतर लार छोड़ती ही रहती है। इसका जो है सबसे इम्पोर्टेंट कार्य दोस्तों यही है कि ये जो है हमेशा जो है लार छोड़ती ही रहती है, कंटिन्यू लार छोड़ती रहती है। क्या आप जानते हैं कि प्रतिदिन लगभग जो है 1000 मिलीलीटर से लेकर हम जो है 1200 मिलीलीटर तक लार का स्वेत होता रहता है। अब देखिए दोस्तों कितनी इंपॉर्टेंट बात यहाँ बताई गई है कि प्रतिदिन लगभग 1000 से लेकर 1200 मिलीलीटर तक लार का जो होता है स्वेत होता ही रहता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात जो है हमारे समक्ष आया है। कहते हैं लार के अप्रकार्य के, देखिए लार जो होता है क्या कार्य का, क्या फंक्शन है इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आता है। लार जो है मुख के श्वेत रखती है और दांतों का क्षय करने वाले रोगाणुओं को नष्ट भी करती है। अब देखिए लार जो होता है हमारे अगर मुंह में कोई जर्म्स होता है तो उसको जो है ये डिस्ट्रॉय करती है। अब इतना अच्छा काम कर रहा है तो हम इसको गलत तो नहीं कह सकते ना, इतना इंपॉर्टेंट बात यहाँ आता है। लार में जो है हमें लाइसोजाइम्स होते हैं, याद रखना दोस्तों, लार में जो होता है लाइसोएंजाइम होते हैं जो जीवाणुओं को नष्ट करने में काफ़ी अपना महत्वपूर्ण योगदान यहाँ पर देते हैं। तो कौन जो है आपको जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए उत्तरदायी होती है दोस्तों? लाइसोजाइम जो होती है वो जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान यहाँ पर निभाती है। कहते हैं लार जो है भोजन को नम और चिकना बनाती है। अब देखिए भोजन जितना चिकना रहेगा उतना जो है इनहेल करने में उतना ही हेल्पफुल रहेगा। तो लार भोजन को नम और चिकना बनाती है और इस प्रकार भोजन को निगलने में भी हमें सहायता मिलती है। अगर मान लीजिए उसमें अगर लार नहीं मिला रहेगा तो आपको निगलने में बहुत ही तकलीफ का अनुभव होगा। कहते हैं तीसरा पॉइंट यही बात आती है कि लार एक विलायक के रूप में कार्य करती है। दोस्तों ये जो होता है लार एक जो है सॉल्वेंट के रूप में यहाँ पर फंक्शन करती है, जिसके कारण खाद्य कणिकाएँ घुल जाती है, यानी खाद्य कण जो होते हैं आपस में मिक्स आउट हो जाते हैं। मिक्स होना अत्यंत महत्वपूर्ण है ताकि जीवा को स्वाद कलिकाएँ यानी टेस्ट बर्ड्स जो होते हैं, यानी स्वाद कलिकाएँ उद्दीपित हो सके। यानी जो स्वाद जो होता है आपको पता है कि स्वाद लेने वाला पार्ट भी होता है, तो वो उद्दीपित होना अत्यंत महत्वपूर्ण यहाँ पर माना जाता है। ठीक है,
कहते हैं लार भोजन को पचाने में काफ़ी मदद करती है, क्योंकि लार में जो है ये माइलेज नामक एक एंजाइम होती है। देखिए लार जो होता है भोजन के पचाने में, हम जब कुछ खाते हैं तो हमारा पाचन सिस्टम जो होती है मुख से ही स्टार्ट हो जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे जैसे ही उसमें लार मिलता है उसका पाचन क्रिया जो होती है शुरू हो जाती है। तो कहते हैं कि वो जो लार में जो होती है वो माइलेज नामक एक एंजाइम होती है जो स्टार्च को पचाकर जो है सुक्रोज में यानी गन्ना शर्करा में बदल देता है। अब देखिए यहाँ पर जो है स्टार्च को ये पचाकर क्या करता है, सुक्रोज में बदल देता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात भी यहाँ पर रखता है। इसी कारण स्टार्च चबाया जाता है तो मुंह में हमें मीठा स्वाद अनुभव होता है। आपने देखा होगा चाहे आप रोटी चबाओगे या काफ़ी टाइम तक चबाओगे तो आप आपको एक मिठास सी अनुभव होगी। जो मिठास होती है एक्चुअली में जो है सुक्रोज की वजह से होती है। स्टार्च को पचाकर ये सुक्रोज में कन्वर्ट कर देती है, जिससे हमें क्या होता है दोस्तों, मीठा अनुभव होता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है यकृत। यकृत को हम लीवर कहते हैं, ठीक है, और हिंदी में यकृत के नाम से ये जाना जाता है। कहते हैं यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। देखिए कहते हैं हमारे शरीर में जो है सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो यकृत यानी लीवर को ही माना गया है। और ये जो होता है डायफ्राम के नीचे उधर में दाएं पक्ष में ऊपर की तरफ स्थित होती है, यानी डायफ्राम के पास में होता है। यह जो होता है पित्त का स्वेद करती है। याद रखना दोस्तों, ये जो है वाइल जूस को जो है ये सिक्रेशन करता है, यानी पित्त को जो है स्वेद करता है, जो पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर को भीतर इकट्ठा हो जाता है। यानी यहाँ पर जो है पित्ताशय गॉल ब्लैडर वहाँ पर जो है ये काफ़ी मात्रा में इकट्ठा हो जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात भी यहाँ रखता है। कहते हैं पित्त अंततः जो है सामान्य पित्तवाहिनी यानी बाल डक्ट्स के जरिए जो है ग्रहणी में भेज दिया जाता है, यानी ग्रहणी में भेज दिया जाता है, जहाँ पर पित्त जो पाचन में मदद करता है और ये इंपॉर्टेंट रोल भी यहाँ पर अदा करता है। कि स्वेद के अलावा यकृत अन्य अनेक कार्य करता है, जो कि देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है पित्त सामान्य पित्तवाहिनी में यानी जो है बाल डक्ट के जरिए जो है कहाँ भेजा जाता है, ग्रहणी में भेज दिया जाता है। अंततः जो है पाचन में ये मदद करता है और स्वेद के अलावा यकृत यानी लीवर अन्य अनेक कार्य भी करते हैं। अब यहाँ हमारे समक्ष आता है अग्नाशय, जिसको हम पैंक्रेस भी कहते हैं। अग्नि का मतलब होता है प्लस आशय, दो वर्ड से बना है अग्नि प्लस आशय। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है अग्नाशय लाल से भूरे रंग का होता है, यानी ये लाल से आपको भूरे रंग की तरफ दिखेगा, जो ग्रहणी के घुमाव वाले भाग में स्थित होता है। इसका पाचन स्वेद जो होता है अग्नाशय रस यानी पैंक्रेट जूस अग्नाशय वाहिनी यानी पैंक्रेटिक डक्ट्स के कारण होता है, कि जरिए ग्रहणी में छोड़ दिया जाता है। अग्नाशय जो कुछ हार्मोन भी उत्पन्न करता है, जिसका हम जो है विस्तृत जानकारी जो है पार्ट 16 में करेंगे। जब हम आगे पढ़ेंगे 16 पार्ट तो उसमें जो है इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे कि आखिर इसका क्या कार्य है और कौन कौन से हार्मोन जो है इसके लिए इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज द डाइजेस्टिव प्रोसेस। फ्रेंड, व्हाट डू यू मीन टू डाइजेस्टिव प्रोसेस? हियर digestion involves the two kind of process first is a mechanical process and second is a chemical process. The first is a mechanical process which is include a cutting and guarding, thus the break down the food into the small particles and swallowings in their foods and the pushings with the food along their food canal. The smaller particle exposed to greater surface area from action by the enzyme. So here the mechanical process, there is a cutting and grinding for the food for the small particle is the most important. The small particle is exposed to greater surface area of action by the enzyme. And second is a chemical process. The chemical process which include their enzymatic breakdown of complex food, constituting the nutrients into the simpler absorbable from the digestion involved to the hydrolysis as splitting to the addition of the water H positive and OH negative ions to be molecules, resulting in its breakdown into two or more simpler molecules. The enzyme act only as a catalyst is accelerate the reactions. Here example of C12, H22 and O11 plus H2O. Here the sucrose. Sucrose as a sucrase is converted to the glucose and fructose. There is a C6H12O6 plus 6 C6H12O6 is the glucose and fructose is a formation of sucrose is a realized. There is a mechanical process is a digestion is the lips is a hold the food within the mouth and the help the sucking it is and spilling the liquid. The teeth cut the tears and the grading their food.
The tongues is the manipulate foods with the chewings and the misses the saliva in it. Chewing is the most important processing of the saliva. It is also makes the roll it is into a ball tom to the polyps as the help in the swellings. And the esophagus contact the food valves down into the stomach by a wave of contraction of the circular muscle in the wall of alimentary canal. Shown in the figure, their wave of contraction is called to the peristalsis. Peristalsis is important. Here shown in this diagram, A diagram is doing the swelling in the epiglottis is close to the open of the trachea and the lead to a monomentrous stops the breathing and the food is pushed down to the esophagus. And the B is there is a peristalsis is a wave of contraction of the muscle alimentary canals which push food down through the alimentary canal. Friend, here is the man is feeding. Their feeding is the epiglottis is the food as vessels as the closed and tracheus is the closed and the esophagus is the open. The other side is the digital structure from a mouth. There are contracted muscle and push walls up downward and wall. There is the muscle walls of gutter and the esophagus. The stomach cons their food mixing it with the gastric juice and there is the produce a creamy semis is a particle of digestion food. The lattice movement keep pushing the food from a stomach to be a intestines and the finally pushing into the rectums. The second is a chemical process in digestions. In a mouth, saliva containing only is a single enzyme amylase. All name is a butylene. Where they act on starch into two ways. The first is the raw unlocked starch and their processing amylase, the detrans and the soluble particles hydrolysis starch. And second is a cooked starch. This amylase is a maltose, a sweet tasting and is carried. And their second part is in a esophagus. The food as always moves through their esophagus into stomach by the peristalsis. Salivary amylase is a continuously digestive of starch. There is a digestive of starch on the esophagus and third in a stomach. Initial digestion of starch by salivary amylase continue till their content of the stomach because the acidic by the presence of HCl. The gastric juice is produced from the lining of the stomach is the colorless, highly acidic liquid. The pH is 1 to 2. There is the content of water is 98%, some of salt, hydrochloric acid is 0.5%. The lubricant is a mucins and the two enzymes, the pepsins and the lipase is the most important enzyme for hair. There is a main important role of HCl. There is HCl hydrochloric acid 0.5, but there is water is a 98% of hair. The pH value of their stomach is a 1 to the 2. The hydrochloric acid is created by ozonatics parental cells of stomach wall. It is a performed a flowing function. The first is kill the bacteria and along with the food. And second is a loosen, is a favorite is a material in a food. And third is activate the inactive pepsizones to be active from the pepsin. And fourth is a maintain acidic medium from action by the pepsin. And fifth is a colorless milk so that does not be flow out and the stay from the action by the pepsin. The pepsin is the secret in their inactive form for a proenzymes called to the pepsogens secret from the chief cells of the stomach wall. In the presence of HCl, it is a turn into the active pepsin which act on the protein and break them down into the fructose and the peptones. The reaction here, protein is a pepsin is a product by the fructose and the protons, peptone. The fourth is a small intestine. In the small intestine, the food which is practically is digested in the stomach and called chyme. Is the eventually upon by the three main digestive juice. Is the first is a bile juice from the liver. A second is a pancreatic juice from the pancreas gland. And third is an intestinal juice secreted from the special cells in the intestine epithelium at their base of intestinal villi. And the bile juice is and the pancreatic juice are poured into the duodens by their respective of duct which is joined together from a common hepatopancreatic ducts. The intestine juice is directly mixed with the food.
Here, the while is the yellowish green alkaline liquid, a pH about 8. Their pH about 8. It is a constituent of the water 98%, and sodium carbonate is a larger quantity which is neutralize the acidity of the enzymes and the semi-digested food. The receive from the stomach make it is alkaline, and bile salts sodium glycerolate is the sodium hypochlorite which is the hemophile their fat. The here showing this diagram. Here a diagram of potato of the intestinal wall showing the villi and their associated with the structure. There is the most important structure. The other side, one side is a 1, 2, 3 or mark. There is cossa, muscularis and submucosa, and the mucosa is also present here. And other side is simple squamous epithelium, longitudinal muscle fiber and circular muscle fiber here. And blood vessels and muscularis long layer are here present. And mucosa is a short layers in there, a capture of the laboratories and the goblet cells, laterals, and they are important. And simple columnar epitheliums and the last is the lymphocyte is the hair. It's the most important is the villi and they are associated with the structure. The implication is the breakdown of the large lipid fat droplet into the small droplet which is the provide to the greater surface for a enzyme action. The yellowish green color of the villi is due to the pigment of biliverdins. Biliverdins is the villi is due to the pigment of biliverdins, and the biliverdins is produced by the breakdown of the dead and warm outer RBC, means red blood corpuscles, as these pigments are exist in the faces is a solid and semi-solid waste undigested food that is driven out through there is anus, and the villi has a no digestive enzyme. It simply amplifies the fat. There is the next is a pancreatic juice. The pancreatic juice is there is the contains 6 major category of enzyme which act in a alkaline medium. The first is amylase. Is a complete conversion of the starch polysaccharides into the maltose and disaccharides. And the lipase is also here. The lipase is also called to stropicin. X of the emulsified their fat is produced by fatty acid and glycerol. And third C is a nucleases, is a digestive nucleic acid, is a DNA and RNA content of the food. That is the most important for the class of the DNA or RNA on here. The next is a trypsins. Trypsins as their inactive process is the proenzymes of trypsin. It is activated in the trypsin by the enzyme enterokinase is secreted by the lining of endoderms. And trypsins act on the remaining protein not digested by the pepsin. And the protease there is a peptone and the produce the peptides as amino acid. And spins act on the milk protein caused by the produce of croissants is a curd, and they also convert other protein into the peptides. And the last is F is a carboxypeptidase is act of the peptides to produce a small peptides and their amino acid. And third point is initially juice or sucrose is an antarcose. There is a content is a flowing categories of enzyme. The glucosidase is the including of maltose, sucrose, and lactose. And this hydrolysis is the dichloride is a maltose is a malt sugar, and sucrose is a cane sugar, and the lactose is a milk sugar. Into the simpler is absorbable monochloride is a glucose and fructose and gastose. They am showing there dischloride is there maltose is a sucrose and lactose. There maltose is the glucose plus glucose. Glucose and glucose, and second is the sucrose is a glucose and fructose is a produce, and lactose is a glucose and glucose. There is a monosaccharide is the most important here. And the second is the lipase is a complete the digestion of any lipid fat not digested by the pancreatic juice. Peptides is a amino peptides, and the dipeptides act on the peptides as the dipletides and the produce the small peptides and amino acid. The third is the nuclease is the breakdown the nucleotides with the phosphate, sugar, and different nitrogenous base. Thus,
Summary of digestion in the various part of human alimentary canal is shown in the table. There is a very important table. The various digestion enzymes and their role in the digestion of the food in human. The first is the site of secretion, and second is digestive juice, and third is enzyme and mode of action. The friend first is the mouth. The digestive juice is the saliva, and the enzyme is the salivary amylase. Peptidase is the mode of action is the convert starch into maltose. And second is the stomach. Stomach is a gastric juice is a produced, and the enzyme is a pepsin. They convert protein into the peptones and fructose. And the third is the duodenum. There is a bile juice is a present, and pancreatic juice is also. And the enzymes are no enzyme, trypsins only. The amplification of the fat. The amplification of the fat and convert peptones to the small peptides into the amino acid is the most important. And the at least small intestine. There is a intestinal juice is present. There is the enzyme is a erepins is the convert peptide to the small peptides into amino acid. Second is a sucrose. Sucrose is a converted the sucrose into the glucose and the fructose. And maltose is a converted maltose into the glucose. Is the founder. There is a fructose is the convert lactose into the glucose and galactose. The lipase is the convert fatty into a fatty acid, and glycerol is the most important. देखिए दोस्तों, हम जो है आ गए हैं पाचन प्रक्रिया में। पाचन प्रक्रिया जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें हम जो है हर विषय के बारे में चर्चा करेंगे, देखेंगे कि पाचन प्रक्रिया किस प्रकार होती है। तो कहते हैं पाचन प्रक्रिया जो यहाँ बताया गया कि ये दो प्रकार की प्रक्रियाओं से सम्मिलित है। एक तो हमारी होती है यांत्रिक प्रक्रिया होती है, जिसे हम मैकेनिकल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यांत्रिक प्रक्रिया जिसके अंतर्गत भोजन को काटना, चबाना, पीसना और निगलना सम्मिलित होते हैं, और जिसके फलस्वरूप जो है भोजन छोटी छोटी कणिकाओं में बदल जाते हैं, और जो है फिर वह उसे आहार नाल के भीतर धकेल दिया जाता है। ठीक है, लघुतर कणिकाओं पर जो है एंजाइमों की अपनी एक विशेषता होती है, क्योंकि ये क्रिया बेहतर करती है, और क्योंकि कणिकाओं की कुल सतह अधिक हो जाती है, इसलिए भी इम्पोर्टेंट रोल भी रहता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है रासायनिक प्रक्रिया। देखिए दोस्तों, रासायनिक प्रक्रिया भी एक तरह का महत्वपूर्ण प्रक्रिया माना जाता है। कहते हैं जिसमें एंजाइमी क्रियाएं द्वारा जो है जटिल भोजन अवयव यानी पोषकों को सरल अवशोषक रूप में बदल दिया जाता है। यानी रासायनिक प्रक्रिया में भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि जटिल भोजन को जो है इसको बड़ी ही सरल अवशोषित रूप में परिवर्तन कर दिया जाता है। पाचन में जल अपघटन की क्रिया होती है, अर्थात जल के योग से अणु के रूप में जो है भजन यानी टूट जाता है, जिसमें हाइड्रोजन और OH नेगेटिव जो होता है आयनों का जो है निर्माण होती है। इसके बाद ये फिर दो या अधिक जो है सरल अणुओं में टूट जाता है। एंजाइम सिर्फ उत्प्रेरक का कार्य करता है। देखिए, ये एंजाइम जो होता है सिर्फ उत्प्रेरक का कार्य करता है, जो अभिक्रिया को बढ़ा देता है, और इससे जो है पाचन क्रिया में भी काफ़ी जो है महत्वपूर्ण योगदान भी देता है। अब सोचिएगा कि इसमें क्या है। देखिए, उदाहरण के रूप में आप जो है सुक्रोज को ले सकते हैं। सुक्रोज का जो फार्मूला होता है दोस्तों C12H1222O11, जो कि H2O के साथ अभिक्रिया करेगा, तो सुक्रोज की जो अभिक्रिया करवाया जाएगा तो इसमें जो होगा C6H12O6 जो है रिप्रेजेंट होगा, जिसमें ग्लूकोज जो है निर्माण होगा, प्लस जो है C6H12O6 ग्लूकोज ये जो होगा फ्रक्टोज के रूप में यहाँ पर सम्मिलित होगा। तो कहते हैं अपना एक महत्व ये भी रखता है। अब कहते हैं पाचन की जो यांत्रिक प्रक्रिया है, आखिर इसमें क्या प्रोसीजर होती है। कहते हैं कि जो ओट होती है यानी ओस्टस कहते हैं, जो भोजन को मुंह के भीतर पकड़े रहते हैं तथा ये सरल पदार्थों को चूसने में भी मदद करता है, क्योंकि चूसना जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट रहती है यहाँ पर। दांत जो है भोजन को काटने, चीरने और पीसने के कार्य भली भांति कर सकती है। यानी दांत का कार्य जो होता है काटना, चीरना और पीसने के कार्य जो है करती है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रहता है। कहते हैं उसके बाद जीवा जो होती है भोजन को चबाते समय इधर से उधर करने के लिए, यानी टंग का काम दोस्तों यही होता है। ठीक है, कि जीवा जो होती है वो चबाते समय जो है भोजन पदार्थ को इधर से उधर जो है धकेलने के लिए कार्य करती है। उसमें जो है लार मिल जाती है। लार जो है मिलना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि पाचन जो है यहीं से जो है शुरू हो जाती है। उससे जो है गोदनुमा, जिसे हम ग्रास यानी कोर वोलस कहते हैं, का रूप देती है और निगलने में काफ़ी मदद भी करती है, क्योंकि वो गीला हो जाती है और हमें इनहेल करने में, निगलने में काफ़ी आसान कर देती है। कहते हैं ग्रासिका बोहल्स के बाहर नाल की जो विस्तृत पेशियों की सिकुड़न की एक तरंग द्वारा, जिसे हम क्रामनकुचन कहते हैं,
आमाशय के भीतर पहुंचा देती है, यानी इसका कार्य जो होता है आमाशय तक पहुंचा देता है। यहाँ पर एक डायग्राम आपको दोस्त डायग्राम दिख रहा होगा जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये तो आप देखते होंगे कि भोजन के निकल जाने के समय जो है घंटी ढक्कन श्वास नली के द्वार को बंद कर देती है और सांस लेना थोड़ी देर के लिए रुक जाती है और भोजन जो है गैस्ट्रिक के भीतर चला जाता है। आपको याद होगा जब भी आप निगलने की प्रोसेसिंग में आते हो तो आपका जो है सांस रुक जाती है। इसका मतलब है जो सांस की जो नली होती है वो ढक जाती है, क्योंकि निगलते समय जो है वो नासिक में ना चला जाए भोजन पदार्थ, इसलिए जो होता है ये ढक जाता है। देखिए दोस्तों, कहते हैं ना कुदरत ने बहुत सोच समझ के जो है सभी जीव जंतु का निर्माण किया है, तो इसमें भी ये महत्वपूर्ण बात होती है कि जैसे ही आप जो भोजन को निगलते हो तो आपका जो नासिक द्वार होता है वो जो है बंद हो जाता है और जो भोजन होता है वो डायरेक्टली ग्रासिका में चली जाती है। आप देख सकते हो डायग्राम में भी दिखाया गया है कि श्वास नली जो है कुछ समय के लिए बंद हो जाती है। तो ये प्रैक्टिकल आप स्वयं भी करके देखना कि जब भी कुछ निकलोगे तो आपका जो है सांस उस समय रुक जाता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा डायग्राम जो है वो भी उसमें दिखाया गया है कि कुछ जो है आहार नाल की पेशियों के सिकुड़ने की एक तरंग के रूप में होती है जिससे भोजन आहार नाल के भीतर तक पहुंच जाता है। देखिए दिखाया गया है कि कैसे जो है सिकुड़ जाता है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर दर्शाने की कोशिश किया गया है इन दोनों डायग्राम में। कहते हैं अमाशय भोजन को मथता और उसके साथ जठर रस मिला। देखिए अमाशय का कार्य होता है मथना, यानी वो जो है अप डाउन कर करके जो भोजन को क्या कर देता है अब मथ देता है, और मथने के साथ जो है वहाँ पर जठर रस मिल जाती है। जठर रस जो होता है उसको उदासीन कर देता है और इस प्रकार जो है क्रीम जैसा जो है काइम्स यानी एमिस काइम्स जो होती है अच्छा पचा हुआ भोजन बना देता है। ठीक है, कहते हैं ये भोजन जो होता है थोड़ा उदासीन हो जाता है। आपने देखा होगा अगर अबोमेल्टी आपको होती है तो देखना कि रोटी के जो टुकड़े होते हैं वो वाइट से हो जाते हैं, तो ये सारे एसिड की वजह से ही ऐसा होता है। इसके अलावा कुछ जो है गतिविधियों से जो भोजन अमाशय के आंत और अंततः जो है मलाशय तक पहुंचा जाता है, यानी इसी प्रक्रिया में जो है धीरे धीरे जो है हमें जो मलाशय के रूप में जो है बाहर बॉडी से निकल जाता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रक्रिया रहता है। अब कहते हैं कि पाचन की जो रासायनिक प्रक्रिया है, आखिर रासायनिक प्रक्रिया किस प्रकार होती है, तो सबसे पहले मुंह के भीतर कैसे प्रक्रिया होती है, तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहते हैं लार में केवल एक ही एंजाइम जो है एमाइलेज, यानी पुराना नाम जो इसको टायलिन्स भी कहते थे पुराने समय में, आज जो इसका नाम है एंजाइम एमाइलेज के नाम से जाना जाता है, जो कि मड स्टार्च पर दो प्रकार से क्रिया करता है। जैसे यहाँ पर क्रिया भी आपके समक्ष है, कच्चा बिना पका हुआ मड, यानी कच्चा बिना पका हुआ मड जो है स्टार्च जो एमाइलेज के साथ रिएक्शन करके जो क्या बनाएगा डेक्सट्रीन जो है बनाएगा, जो एक तरह से विलयशील और अंशत और जल अपघटित स्टार्च के रूप में प्रेजेंट रहेगा। कहते हैं पका हुआ अगर स्टार्च है, पका हुआ भोजन है, तो ये क्या करेगा एमाइलेज के साथ करेगा और मल्टोस जो है उत्पादन करेगा, जो स्वाद में मीठा एवं कार्बोहाइड्रेट कर देता है। आपने एक बात नोट किया होगा, जब भी आप कोई भोजन को ले लो टुकड़ा और उसको खूब चबाओ, जैसे आप चबाओगे चाहे कड़वी से कड़वी चीज़ क्यों ना हो, देखना कुछ समय के बाद उसमें मिठास आ जाती है। अगर आपको विश्वास नहीं होता, करेला जो होगा, करेले को आप क्या कीजिए, उसको पकाइए और खाते समय ना उसको अच्छे से चबाइए, और आपको जो ये कड़वी चीज़ दिखेगी ना वो धीरे धीरे जो है मिठास के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसका कारण जो होता है मल्टोस की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, कहते हैं ग्रासिकल के भीतर यानी ग्रासिका में जाता है तो कौन सा जो है केमिकल रिएक्शन होती है, तो जो है ग्रास जो है बोलस के रूप में भोजन जो कुछ के द्वारा जो है ग्रासिका से होता हुआ अमाशय के भीतर पहुंचता है, और इस दौरान जो है एमाइलेज स्टार्च को निरंतर पचाता रहता है, यानी एमाइलेज स्टार्च जो होती है धीरे धीरे पचना यहाँ से शुरू हो जाती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रखता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है अमाशय के भीतर। देखिए लाड़ जो होती है एमाइलेज द्वारा शुरू हुआ स्टार्च का पाचन उस समय तक जारी रहती है जबकि अमाशय के भीतर पदार्थ जो है अम्लीय नहीं होते हैं, यानी जो है ये अमाशय के भीतर अम्लीय नहीं होते हैं। अब अमाशय के भीतर जो है एपिथेलियम जो है अस्तर से उत्पन्न जठर रस जो होता है रंगहीन अत्यधिक अम्लीय तरल होती है, क्योंकि इसका जो पीएच होता है दोस्तों 1 से 2 पीएच हो सकती है। ठीक है, इसमें जो है अगर देखोगे तो इसमें जो है 98% जो है जल की मात्रा आपको दिखेगा, और कुछ जो होगा उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होगा जो 0.5 के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत रहेगा। कहते हैं स्नेहक जो है मेथिलीन और पेप्सिन और लाइपेज नामक 2 एंजाइम होते हैं, यानी यहाँ पर जो है 2 तरह के एंजाइम जो है क्रियाशील होते हैं, एक तो होते हैं पेप्सिन और एक होते हैं लाइपेज नामक 2 एंजाइम जो होते हैं यहाँ पर
सक्रिय होते हैं, जो कि काफ़ी इनका अपना एक महत्वपूर्ण है। कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl जो होती है का स्वेद जो है अमाशय भित्ति में स्थित एक्सिटिनिक अथवा भित्ति कोशिकाओं द्वारा होती है, और ये जो है निम्नलिखित कार्य करते हैं। देखिए कि इसका कार्य क्या है, कहते हैं कार्य भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। कभी कभी आ जाता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो है क्या कार्य होता है, तो ये देखिए क्या कार्य करता है। भोजन के साथ भीतर पहुंचने वाले जीवाणुओं को सबसे पहले ये मार देता है, ठीक है। भोजन की जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होती है, भोजन के साथ भीतर पहुंचने वाले जो होते हैं जीवाणु, उनको मार देते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य इसका होता है। और कहते हैं भोजन में मौजूद रेशेदार पदार्थों को ढीला कर देता है। कहते हैं हमारे लिए दोस्तों रेशेदार जो चीज़ें होती है अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इससे जो है हमारा पाचन शक्ति अच्छा रहता है और हमारे जो है कब्ज़ की शिकायत नहीं रहती है। तो भोजन में मौजूद रेशेदार पदार्थों को ढीला कर देती है। तो ये काम जो है HCl का काम होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का होता है, जो अमाशय की भित्ति में होता है। उसके पश्चात है निष्क्रिय पेप्सोनोजन को जो है उसको सक्रिय रूप में पेप्सिन में बदल देता है। देखिए दोस्तों इसका दूसरा काम जो है, तीसरा काम जो है निष्क्रिय पेप्सिनोजन को जो है वो सक्रिय कर देता है और पेप्सिन में बदल देता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात रखता है। उसके पश्चात जो है फोर्थ है पेप्सिन की क्रिया के लिए अम्लीय माध्यम बनाता है। देखिए ये कितना अच्छा काम कर रहा है कि पेप्सिन क्रिया के लिए जो है अम्लीय माध्यम बना देता है, यानी अम्लीय कर देता है, एसिडिक कर देता है। उसके पश्चात फिफ्थ कहता है दूध को जमा देता है। देखिए दूध को जमाने का काम भी इसी में ही होता है, HCl का ही काम होता है कि दूध को जमा देता है ताकि वह अमाशय के बाहर न बैठ जाए और पेप्सिन की क्रिया के लिए बनी रहे। तो ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात है। आप जब भी कोई दूध पीते हो ना, जैसे ही आप दूध पियोगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की वजह से क्या होगा, दूध फट जाएगा। आप इसका एग्जांपल बच्चों में देख सकते हो, बच्चे दूध पीते हैं अगर उसके बाद वोमिटिंग करते हैं तो आप देखोगे कि उनका दूध जो होता है एक फटा सा महसूस होता है, यानी जमा हुआ सा वो जो है वोमिटिंग करेंगे। तो ये जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो है अपना एक विशेष कार्य यहाँ रहता है, जो कि पेप्सिन की वजह से ऐसा देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पर जो है कहते हैं पेप्सिन का स्वेद उसके निष्क्रिय रूप अथवा जो है प्रोएंजाइम के रूप में होता है, जिसे हम पेप्सिनोजन कहते हैं। इसका स्वेद जो है अमाशय की भित्ति में स्थित कुछ मुख्य कोशिकाओं में होती है। कहते हैं HCl की मौजूदगी में यह क्रिया जो है पेप्सिन के रूप में बदल जाता है, जो प्रोटीन पर क्रिया करके उन्हें जो है प्रोटोजोल और पेप्टोजोन में विघटित करके इंपॉर्टेंट बना देता है। तो यहाँ पर जो होता है दोस्तों, प्रोटीन जो है पेप्सोन के साथ रिएक्ट करता है और जो है प्रोटीओज और पेंटोन का जो है निर्माण करता है। जो पेंटोन और पेप्टोजोल जो होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट अपना रोल यहाँ पर अदा करती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है छोटी आंत के भीतर। अब देखिए छोटी यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है इसका क्या कार्य होता है, केमिकल का क्या कार्य होता है। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि छोटे आंत के भीतर अमाशय के अंदर अंशतः पचा और क्राइम कहे जाने वाले भोजन पर जो है 3 प्रमुख पाचन रस क्रिया करते हैं। पहला तो दोस्तों यही करता है, यकृत से पित्त रस करता है। यकृत से क्या करता है दोस्तों, यानी लीवर से जो है पित्त रस जो है निकलता है, ठीक है। और दूसरा जो है कहते हैं अग्नाशय के जो है अग्नाशय रस निकलता है। यकृत से क्या निकलता है, पित्त रस, और अग्नाशय से क्या निकलता है दोस्तों, अग्नाशय रस। और आंत उद्भव के आधार पर जो है स्थित आंत उपकला की विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा स्वतंत्र आंत रस उत्पन्न करता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण भी रखता है। कहते हैं पित्त रस और अग्नाशय रस अपनी अपनी बहनियों को जरिए ग्रहणी में छोड़ दिए जाते हैं, यानी जहाँ जहाँ ये इनको ले जाने वाले संवहनी ऊतक होते हैं वो उनको ले जाकर वहाँ पर छोड़ देते हैं। ये दोनों जो है वहनीय जो होते हैं अग्नाशय में खुलने से पहले एक सामान्य युकृत अग्नाशय वहीन यानी हेप्टो पैंक्रियाटिक डक बनाती है, यानी ये जो है आपको हेप्टो पैंक्रियाटिक डक बनाती है। आंत इस रस को जो है सीधे ही भोजन के साथ मिल जाता है, यानी डायरेक्ट जो है ये आंत के रस सीधे ही भोजन के साथ मिल जाता है, जो कि इसको बहुत ही महत्वपूर्ण बनाता है। उसके पश्चात है पित्त रस। देखिए पित्त रस जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पित्त रस जो है पीलापन लिए हुए हरे रंग के क्षारीय तरल यानी pH लगभग 8 होती है, यानी यहाँ पित्त रस का जो होता है दोस्तों pH जो होती है 8 होती है। इसमें जो है आपको 98% यानी 98% जो है बड़ी मात्रा में सोडियम कार्बोनेट जो अमाशय में लाए गए क्राइन अथवा अंशतः पचा हुआ भोजन को उदासीन कर देता है, और यहाँ पर जो है भोजन उदासीन हो जाता है और उसे जो है क्षारीय बना देता है। और पित्त लवण जो है सोडियम ग्लूकोटेंस और सोडियम ट्रैकोलेट्स होते हैं, जो वाष्यों और पैस बना यानी इम्यूनिफिकेशन कर देता है। इसे हम पैस बनाना भी कहते हैं इम्यूनिफिकेशन को। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कार्य करता है। अब यहाँ पर जो एक डायग्राम दिखाया गया है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है,
ठीक है, ये डायग्राम जो आपके समक्ष है वो है छोटी आंत का एक अंश जिसमें जो है उद्भव और संबंधित रचनाएं दिखाई दी गई है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो सबसे पहले ऊपर जो है सरल शाकीय उपकला है, लेकिन इधर साइड देखोगे तो इसके साइड जो है 3 भागों में इसको विभक्त कर दिया गया है। पहला है सेरोसा लसिका, दूसरा है मस्कुलेरियस यानी पेशी, उसके बाद है सब म्यूकोसा आर्द्र श्लेष्मिका और जो है म्यूकोसा यानी श्लेष्मिका जो चौथा नंबर पे आता है। अगर दूसरे साइड आप देखोगे तो इसमें आपको देखेगा सरल शाकीय उपकला यानी एपिथेलियम दिखेगा, उसके बाद अनधरे पेशीय तंतु दिखेगा, उसके बाद तुल पेशी तंतु आपके समक्ष नजर आएगा, उसके पश्चात रक्त वाहिका आएगी जहाँ से रक्त आ जाती है, मस्कुलरेसिस यानी लंबी परत होती है, उसके बाद श्लेष्मिका मैलकोसी यानी वृत्तुल परत होती है, उसके बाद लुबानकुन प्रागुहिका होगी, ठीक है, उसके बाद क्लस गोवलेट कोशिका पाई जाएगी, उसके बाद लेक्टियल्स पाया जाएगा, उसके पश्चात सरल संभाग का एपिथेलियम पाया जाएगा और अंत में जो है लसिका लिफोसाइटिस पाया जाएगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी बनाता है। कहते हैं पैसीकरण का अर्थ है कि बड़ी बड़ी लिपिड वर्षा बूंदकों की छोटी छोटी बूंदकों में बदल जाना ताकि एंजाइमी क्रिया के लिए जो है अपेक्षाकृत अधिक सतह पर जो है मिल सके, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी यहाँ पर रखता है। कहते हैं पित्त का जो है पित्त हरित पीलापन लिए हुए रहता है। आपने देखा होगा कि पित्त जो होता है थोड़ा सा हरापन लिए रहता है। हर रंग के कारण जो है रंग 2 वर्णिकाओं यानी विलोवर्टियंस और विलुविरियंस के कारण होता है। यानी ये जो रंग आप हरा दिखता है वो दोस्तों होता है विलीवर्डिंस और विलीरुबिन्स की वजह से होता है। ये दोनों जो है वर्णक मित्र और घिस पीट गए रक्त अणु यानी लाल रुधिर कणिकाओं को विघटन से उत्पन्न होते हैं। ये वर्णक मल के साथ ठोस तथा अर्ध ठोस अपशिष्ट और अनपच भोजन बाहर निकाल देते हैं। कहते हैं पित्त में कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है, वो तो केवल वसा और पेशीकरण करता है। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है अग्नाशय रस। देखिए पैंक्रियाटिक जूस के जो है अपना एक कार्य होता है। अग्नाशय रस में जो एंजाइम के 6 प्रमुख श्रेणी होते हैं उसमें जो क्षारीय माध्यम में क्रिया करती है उसमें जो है आपको एमाइलेज होते हैं। एमाइलेज जो होता है स्टार्च पॉलीसेकेराइड्स को जो है माल्टोस यानी डाइसैकराइड्स में बदलने की प्रक्रिया को पूरा करता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है लाइपेज। देखिए लाइपेज जो होती है इसे हम जो एप्सिन भी कहते हैं, एप्सिन भी कहते हैं। ये जो है ऐसे पीहूत वसाओं पर क्रिया करके वसा अम्लों और ग्लिसरॉल्स में बदल देता है, जो कि काफ़ी इसका इंपॉर्टेंट कार्य होता है। उसके बाद है न्यूक्लियस जो होता है न्यूक्लियक अम्लों अथवा भोजन को डीएनए आरएनए को पचाते हैं। यानी डीएनए आरएनए को क्या करते हैं दोस्तों, पचाने का कार्य इसका करते हैं। उसके पश्चात जो है ट्रिप्सोनोजन का जो है ट्रिप्सिन का निष्क्रिय पुरोगामी जो है प्रो एंजाइम होता है, जो गाँव के सदर से श्वेत जो है एंड्रोकाइनोज नामक एंजाइम द्वारा यह सक्रिय होकर जो है ट्रिप्सिन बना देता है। ट्रिप्सिन जो है शेष प्रोटीन पर जो है पेप्सिन में पचाई नहीं जा सकती है और प्रोटोजोन जो है प्रोटोन पर क्रिया करके जो है पेप्टोनाइडोस में अमीनो में बदल दिया जाता है। उसके बाद है क्राइमोटिप्सिन जो होता है दूध में मौजूद कैसीन नामक प्रोटीन पर क्रिया करके जो है पैराक्सिन दही में बदल देता है और उन्हें जो है प्रोटीन को भी जो है पेप्टोडाइट्स में बदल देता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर कार्य रखता है। उसके पश्चात हमारे समझ है कार्बोक्सोपेप्टिनोडोस। ये पेप्टिडोज जो है क्रिया करके जो है इन्हें छोटे छोटे पेप्टिडाइड्स और एमिनो अम्ल में बदल देता है। उसके पश्चात है आंतरस। देखिए इंडस्ट्रियल जूस जो है सक्कस इंटरकस अथवा सेक्कस एंट्रोरिक्स जो होती है वो भी निम्नलिखित श्रेणियों में रखा गया है। इसमें जो होता है ग्लाइकोडेसिस जो होता है इसमें मल्टोज सुक्रोज और लैक्टोज शामिल होते हैं। ये एंजाइम डाइकोराइट मलोसिया मास्टर शर्करा यानी सुक्रोज शुद्ध शर्करा और लैक्टोज को जो है दूध शर्करा को है जल अपघटित सरल अवशोषित मोनोसेक्टाइड में बदलता है, जिसमें जो है ग्लूकोज फिक्टोज आइग्लूकोसोड जो है ग्लूकोटोस पाया जाता है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि डाइसैकराइड जो है C12 ठीक है और H22 और ऑक्सीजन जो है 11 जो है इसमें मल्टोस के साथ रिएक्टर करके जो है मल्टोस ग्लूकोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा और इधर जो है सुक्रोज जो होगा सुक्रोज और फिक्टोस में कन्वर्ट करेगा और लैक्टोज जो होता है ग्लूकोज और लैक्टोडेस में कन्वर्ट करेगा, जैसे कि C6H12O6 में जो है मोनोसेक्राइड्स में कन्वर्टेड होगा। यहाँ पर जो है लाइपेज बच गई, जिसमें बची हुई लिपिड वसाओं को जो अग्नाशय अम्ल के द्वारा नहीं पचाई जा सकती है वो पचा डालता है। यानी लाइपेज का काम यही होता है, जो बचा हुआ नहीं पच पाता है उसे वो पचा देता है बहुत आसान तरीके से। उसके पश्चात हमारे समक्ष जो है
जो है पेप्टोडाइज यानी एमिनो पेप्टोडाइज जो होता है डायपोटाइसिस पेप्टोडाइज और डायपोटाइज द्वारा क्रिया करके उन्हें लघुत्तर जो है पेप्टोडाइज और एमिनो अम्ल में बदल देने की क्षमता यहाँ पर रखता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष जो है न्यूक्लियोलाइटाइज जो है फास्फोड और शर्करा विविध नाइट्रोजन वेशों में बदल देता है। कहते हैं मानव आहार नाल के विभिन्न भागों में होने वाली पाचन क्रियाएं जो संक्षिप्त में यहाँ तालिका में भी दिखाया गया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रहता है। सबसे पहले हमारा देखिएगा कि स्रोत का जो है क्षेत्र है, पाचन रस है, एंजाइम है और क्रिया प्रणाली है। तो सबसे पहले मुख आता है। मुख जो है लार का काम करता है और यहाँ पर जो है एंजाइम है लार एमाइलेज निर्माण करता है जो स्टार्च को मल्टोस में बदल देता है। ये क्रिया प्रणाली है इसका। उसके पश्चात आता है अमाशय। अमाशय जो होता है जठर रस यानी पेप्सिन उत्पन्न करता है और ये जो है प्रोटीनों को प्रोटॉन में और प्रोटोजोल में बदल देता है। उसके बाद ग्रहणी है, देखिए पित्त रस होता है और पित्त रस का काम होता है, कोई एंजाइम इसमें नहीं होता है, लेकिन ये जो क्रिया करता है वसाओं को जो है फाशीकरण कर देता है, एम्प्लीफिकेशन कर देता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ रखता है। उसके बाद अग्नाशय रस है। अग्नाशय रस जो है हार्मोन जो एंजाइम रिलीज करता है वो है ट्रिप्सिन। एंजाइम को रिलीज करता है अग्नाशय रस दोस्तों, ट्रिप्सिन, जो है प्रोटोन और प्रोटोनोन और लघुत्तर प्रोटोटाइज को जो है एमिनो अम्ल में बदलने का यहाँ कार्य संपन्न करता है। उसके बाद है छोटी आंत। देखिए छोटी आंत जो है उसके जो है आंत रस उत्पन्न करता है, जिसमें सबसे पहले आता है एलोरोपिप्सिन। इसमें पेप्टोन और लघुत्तर पेप्टाइड्स जो है अमीनो अम्ल में बदलने का कार्य करता है। उसके पश्चात आता है सुक्रोज। देखिए सुक्रोज को जो है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बदल देता है। उसके पश्चात आता है मल्टोज। मल्टोज जो होता है मिल्टोज को ग्लूकोज में बदल देने का कार्य भी इसी का होता है। उसके पश्चात है लैक्टोज। लैक्टोज जो होती है, लैक्टोज को ग्लूकोज और जो है लैक्टोडोज में बदल देने की कार्य यहाँ क्षमता रखता है। उसके बाद है लाइपेज। लाइपेज जो है वसाओं को वसा और अम्लों और ग्लिसरॉल में बदल देने की क्षमता यहाँ पर रखता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों इसी के साथ जो है हमारा टॉपिक खत्म हो जाता है। आगे का टॉपिक जो होगा पोषक पदार्थों का अवशोषण, वो बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको देखना मत भूलिएगा। ठीक है, वो टॉपिक में हम बहुत कुछ जानेंगे और समझेंगे। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपान सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहां पर आप त्रिपान लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करोगे त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे।